हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1। इसमें कई सारे पार्ट हैं जिसमें से हम लोग ऑलमोस्ट सारे ही पार्ट कवर करेंगे। और ये बुक मैं टारगेट रखता हूँ कि हम लोग इसे 30 डेज़ में ख़त्म कर देंगे। वो भी ये नहीं कि बस नॉर्मल सा पढ़ के हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, उसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि आपको एक लक्ष्मीकांत की बुक ले के बैठना है अपने साथ में। तो मेरे साथ आप लोग लक्ष्मीकांत की बुक खोल लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रो है कि ब्रिटिशर जो थे ना वो हमारी कंट्री में 1600 में आए एज अ ट्रेडर बन के, जो कि क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें एक चार्टर दिया था ट्रेडिंग राइट का एक चार्टर दिया था कि आप लोग ट्रेड कर सकते हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चार्टर दिया गया था और 1765 में इन्हें दीवानी राइट दे दिया शाह आलम ने इन्हें दीवानी राइट दे दिया था। 1765 में इन्हें मिल जाती है, क्योंकि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है जिसमें शाह आलम हार जाते हैं। ये मुगल के बादशाह रहते हैं उस टाइम के। और जब ये आती है क्या कहते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इंटर करती है 1600 में, तब भी मुगल का ही राज होता था इंडिया में। उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे दीवानी राइट, जब इन्हें दीवानी मिल गई, ठीक है, तो इन्हें रेवेन्यू राइट मिल गए और सिविल जस्टिस इनके अंडर आ गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। उस टाइम बंगाल बहुत बड़ी प्रोविंस हुआ करती थी। आज का बंगाल ना मानिए, उस टाइम का बंगाल काफ़ी बड़ा हुआ करता था, ठीक है। तो इन्हें रेवेन्यू और सिविल जस्टिस मिल गया। क्रिमिनल इन्हें चाहिए भी नहीं था, क्योंकि इन्हें क्रिमिनल से कुछ लेना देना नहीं था कि किसी को न्याय मिलता है या नहीं, इन्हें उनसे कुछ नहीं लेना था। इनका मेन पर्पज़ यही था कि हम लोग काफ़ी पैसे कमाएं और पैसे ये लोग अपनी कंट्री को भेजा करते थे। उसके बाद इन्होंने उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी सारे एक्ट लाए और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एक्ट लाए, जो कि फिर ख़त्म होता है 1947 में, जब हमारा भारत आज़ाद होता है। तो उस टाइम क्या क्या एक्ट आए, उसमें मेन यही, इस चैप्टर में यही सब है कि उस बीच में कितने एक्ट आए। तो ये दो फेज़ में डिवाइडेड है। पहला है द कंपनी रूल, जो कि 1773 से 1858 तक चलता है, और दूसरा है द क्राउन रूल, जो कि 1858 से लेके 1947 तक चलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। ये फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने का, उनके अफेयर को कंट्रोल करने का ये फर्स्ट स्टेप था। क्योंकि उस टाइम क्या था ना कि ब्रिटिश की काफ़ी सारी कॉलोनी हुआ करती थी, उनमें से वन ऑफ इंडिया थी। तो उनके हाथ से ही कॉलोनियाँ निकल ना जाएं ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ से या क्वीन के हाथ से, तो इसलिए वो कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लेके आए थे। तो ये पहला स्टेप था। ये ए तो हो गया। बी वाला क्या है? बी वाला ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो किसी भी गवर्नमेंट हो या कुछ भी हो, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक पॉलिटिकल होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। पॉलिटिकल क्या होता है? पॉलिटिकल वाले कानून बनाते हैं, ठीक है, समझिए नियम बनाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव वाले वैसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो आता है। तो उस टाइम ये दोनों काम ईस्ट इंडिया कंपनी करा करती थी। तो लागू बनाते भी वही थे, लगाते भी वही थे, आप ऐसे समझ सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों को अलग किया गया, इनके पॉलिटिकल चीज़ें अलग हों और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इनके अलग हों। और ये एक फाउंडेशन रखा गया सेंट्रलाइजेशन की तरफ, ठीक है। जैसे अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसी तरह का कि उन्होंने ऐसा सोचा ना कि हम लोग ऐसे एक पर्सन को बिठाएंगे जो कि कंट्रोल करेगा पूरे भारत को कंट्रोल करेगा। पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सेंटर होगा, यही सबको कंट्रोल करेगा। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट उसी के। तो इससे क्या हुआ ना, अब इनके फीचर्स देख लेते हैं। इससे क्या हुआ, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ना, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, जो कि बने वैरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ये आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना, मॉडर्न हिस्ट्री, तब उसमें भी ये चीज़ें सामने आएंगी कि उस टाइम एक ट्रीटी की जाती है मराठा से, जो कि वैरेन हेस्टिंग ने
मतलब साफ साफ रिजेक्ट कर दिया था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, कि आप ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देखो कि उसमें सारे राइट्स मुझे दे दिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक चीज़ बनाई गई, और 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। अब इतना बड़ा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग होने चाहिए जो इसको असिस्ट करें। तो 4 चीज़ें बनाई गई जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करेंगे। और इससे क्या हुआ ना, इससे जो मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उसे सबऑर्डिनेट हो गए, ये लोग सबऑर्डिनेट हो गए बंगाल को ऊपर रख दिया गया, और इनके नीचे आ गए बॉम्बे और मद्रास, ये लोग इनके सबऑर्डिनेट हो गए। और इससे और इसका तीसरा पॉइंट ये है कि इससे सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जो कि बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस, मतलब टोटल 4 हो गए, तो इन्हें बनाया गया। और चौथा पॉइंट ये है कि जो भी सर्वेंट ऑफ कंपनी थे, ठीक है, इन्हें क्या किया गया ना, इन्हें जो प्राइवेट ट्रेड था ना उसमें इंगेज होने से इन्हें रोका गया कि मतलब आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, आप ब्राइब नहीं ले सकते। ये सब इसलिए क्योंकि इन्हें स्ट्रॉन्ग मतलब अपने कंट्रोल को अच्छी तरह से बनाना था, तो अगर कहीं भी करप्शन होगा तो कंट्रोल लूज हो जाएगा। तो ये सब इसीलिए मना किया, मतलब इन सबको प्रोहिबिट कर दिया गया कि अब नहीं कर सकते आप। इसमें 5वां पॉइंट ये है कि जो भी मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो कंपनी के मतलब कंपनी पे और कंट्रोल बनाया, जिसमें एक बॉडी बनाई गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना जो आला दर्जे पे जो भी लोग बैठते हैं, तो जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ऐसे ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। ये गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की जो कि रिपोर्ट करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि ये जो है ये खुद ईस्ट इंडिया कंपनी ही है, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी रिपोर्ट करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑन रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री, रेवेन्यू, मिलिट्री एंड सिविल पे, ठीक है। तो अब ये तो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी है, एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसे कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि इसमें ना जो ऊपर जो एक्ट आया 1773 का, इसमें कुछ खामियां थी। अब उसे सेटल करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, जिसमें क्या किया गया कि उस टाइम ना सुप्रीम कोर्ट जो था वो काफ़ी पावरफुल हो गया था। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो गवर्नर जनरल होता था उनकी काउंसिल में काफ़ी सारे मतलब बीच बीच में इंटरफेयर किया करते थे, और सर्वेंट के भी जो भी लोग काम करते थे तो सुप्रीम कोर्ट उनमें मतलब काफ़ी इंटरफेयर किया करता था। तो उन्हीं सबको ठीक करने के लिए तो इन्हें क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट अब इंटरफेयर नहीं कर सकता गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में। मतलब अगर वो लोग कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी फैसला लेते हैं तो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, मतलब एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट उन सब चीज़ों में उन सब केसेस में मतलब वो काम नहीं कर सकते, वो नहीं देख सकते, ठीक है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो अभी भी ऐसा ही है, जो गवर्नर होते हैं स्टेट के या फिर प्रेसिडेंट जो होते हैं, इन्हें मतलब अभी भी ये लोग एग्जेम्प्टेड हैं कि मतलब अगर ये लोग कोई भी ऑफिशियल कैपेसिटी में अपने फैसले लेते हैं तो इन लोगों को मतलब ये लोग एग्जेम्प्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, दूसरा जो था, जो अगर कोई भी मैटर अराइज होता है रेवेन्यू कलेक्शन से या रेवेन्यू से कोई मैटर अराइज होता है तो वो भी सारे एग्जेम्प्ट कर दिए गए, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन पर्पस था ना वो ये था कि हमें यहाँ से पैसे निकालने हैं चाहे जैसे भी निकले। तो अगर इनको पैसे निकालने हैं, ठीक है, तो अगर ये पैसे निकालने में कोई भी चीज़ या मतलब आउट ऑफ द वे जाके निकालते हैं तो उसमें अगर कोई भी है कोई अपील नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सब किया गया। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है उसमें ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसका कंट्रोल रहेगा पूरे कलकत्ता के निवासियों पे, जो इनहेबिटेड हैं, जितने भी कलकत्ता में रहते हैं उन पे इनका पूरा राइट आता है। मतलब वो इनके मतलब जो भी होता है मैटर अराइज होता है तो उनमें ये लोग फैसले दे सकते हैं। और इसमें क्या किया गया, जो हिंदू लोग था, हिंदू लोग को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्राई किया गया
और जो मोमडन है मतलब जो मुस्लिम है उन्हें मोमडन लॉ के अकॉर्डिंग ट्राई करते थे। ठीक है, ये हो गया। और जो चौथा पॉइंट है इसी एक्ट ऑफ सेटलमेंट का, उसमें ये है कि जो भी प्रोविंशियल कोर्ट हुआ करती थी ना, जैसे अभी है इंडिया में हाई कोर्ट है, आप हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ऐसे हाईआर्की बनी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। पर उसमें क्या था ना, जो भी जैसे प्रोविंसेस हुआ करती थी, ठीक है, जो प्रोविंसेस थी, जो प्रोविंशियल कोर्ट हुआ करती थी, तो उनके जो भी फैसले होते थे, तो अगर मद्रास हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, ठीक है, तो आप ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, नहीं, आपको गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो भी अपील होती थी वो हाई कोर्ट से सीधा गवर्नर जनरल के पास जाती थी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाती थी, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या है ना, ये उसके बाद ये पांचवा पॉइंट है कि इसने एम्पावर किया गवर्नर जनरल की कि ये लोग रेगुलेशन फ्रेम कर सकते हैं प्रोविंशियल कोर्ट के एंड काउंसिल के। काउंसिल बोले तो उस टाइम मतलब प्रोविंस में भी तो काउंसिल हुआ करती थी, वहाँ भी तो एक गवर्नर हुआ करता था, उस गवर्नर की काउंसिल हुआ करती थी, तो उनके काम करने के तरीके को ये लोग बना सकते थे। ठीक है, उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसे इंट्रोड्यूस किया था विलियम पिट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसे इंट्रोड्यूस किया था 1784 में। इसने क्या किया ना, जो कंपनी के जो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन थे ना, उन्हें अलग किया। कि मतलब आप कॉमर्शियल का मतलब, ये तो कंपनी थी, ये तो ट्रेडिंग कंपनी, इनको राइट था ना, तो इनके कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग किया गया। और इसमें क्या था ना, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे इन्हें दे दिया गया कि आप जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं इन्हें दे दिया गया कॉमर्शियल फंक्शन, और एक नई बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, ये पॉलिटिकल फंक्शन को देखा करती थी, मैनेज किया करती थी। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना, इनके पास मतलब ये सुपरवाइज करते थे सिविल, मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू को। मतलब ये लोग अब पॉलिटिकल फंक्शन ये सारे हैं, बस जो अब कोड ऑफ डायरेक्टर था ना, इसकी बस कॉमर्शियल मैटर तक ही इसे रखा गया। और जो पॉलिटिकल हो गए, जो पॉलिटिकल फंक्शन थे जैसे कि सिविल जस्टिस, ये सब आप रख सकते हो। मिलिट्री गवर्नमेंट मतलब मिलिट्री किसके अंडर है, और रेवेन्यू टैक्स वैक्स से रिलेटेड, तो ये सब आ गया, ये सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर आ गया। इसके बाद से ना जो मतलब कंपनीज की टेरिटरी हुआ करती थी, जो कंपनी ने एक्वायर किया था, जो जैसे अभी मैंने बताया कि ऊपर वाले एक्ट में कि उन्होंने बंगाल लिया, दीवानी राइट मिली, तो उनके अंडर आ गया बंगाल उड़ीसा, हाँ, बंगाल बिहार उड़ीसा आ गया। तो अब जो भी ये कंपनी टेरिटरी हुआ करती थी ना, इसके बाद से ब्रिटिश पोजेशन के नाम से मतलब जानने लगी लोग, उन्हें ब्रिटिश पोजेशन अब कहने लगे। ठीक है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उनके क्या हुआ कि उन्हें सुप्रीम कंट्रोल मिल गया, जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था कंपनी का, अब ये सारा अंडर आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, उसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786। अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप लोग बता सकते हो, हालांकि मुझे तो लग रहा है मेरी स्पीड ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं इसमें, बस जो चीज़ें हैं मुझे वही बतानी है, तो इसमें जल्दी और तेज़ क्या करना, इसमें एज इट इज़ ही बताना पड़ेगा, उसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है अभी फ़िलहाल, तो आगे वाले चीज़ों में ये सब आता रहेगा। तो इसमें क्या हुआ ना कि जो कॉर्नवालिस था, तो इसने ना 2 डिमांड रखी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसने 2 डिमांड रखी थी, जो कि थी कि जो मतलब जैसे ना जो काउंसिल के डिसीज़न होंगे, जो 4 अभी मेंबर इंट्रोड्यूस किए गए थे कि एक गवर्नर जनरल होगा और उसकी 4 मेंबर होंगे, तो जो भी डिसीज़न होगा ना, तो ओवर राइडिंग पावर के लिए इसने बोला कि मैं तभी एक्सेप्ट करूँगा जब मुझे ओवर राइडिंग पावर दी जाएंगी, कि मैं इनके फैसले को ओवर राइड कर सकता हूँ। तो ये एक्सेप्ट कर लिया, ये मतलब ये बना दिया गया। और दूसरा क्या था कि ये खुद को कमांडर इन चीफ रखेगा, मतलब गवर्नर जनरल ही कमांडर इन चीफ रहेगा, कॉर्नवालिस। ठीक है,
तो इसने 2 डिमांड रखी थी जो कि मान ली गई थी, तो ये फिर मतलब ये इसने पोस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एक्ट, हाँ ये आता है, ठीक है। अब इसमें क्या था कि कॉर्नवालिस को पावर दे दी गई कि वो मतलब ओवरराइड कर सकता है, जो पहला पॉइंट है कि वो ओवरराइड कर सकता है, काउंसिल के जो भी फैसले होते हैं उन्हें ओवरराइड कर सकता है ये, ठीक है। और ये चीज़ें ना, ये सारे गवर्नर जनरल को, जो आगे और भी बनेंगे गवर्नर जनरल, उन्हें भी ये पावर रहेगी कि मतलब वो लोग ओवरराइडिंग पावर है उनके पास। कोई भी डिसीजन अगर काउंसिल ने लिया है तो वो लोग उसे निगलेक्ट करके मतलब ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फ्यूचर गवर्नर्स को दे दी गई। पर ये नहीं है कि अब बस यही दी गई गवर्नर जनरल, ना कि कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ तो वो तो कॉर्नवालिस ही रहेगा। अब ये नहीं कि आने वाले और भी फ्यूचर गवर्नर जो रहेंगे वो कमांडर इन चीफ भी रहेंगे, नहीं, वो अलग अलग रहेगा मेंबर। सिर्फ कॉर्नवालिस को ऐसा दिया गया। और जो दूसरा था कि अब जो और भी सबऑर्डिनेट थी ना, जो और भी सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी थी, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, इनसे और पावर छीन ली गई, इन्हें और कमज़ोर बना दिया गया। ये लोग और अंडर आ गए बंगाल ऑफ, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर ये लोग और मतलब दबाव बनाया गया, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है ये है ना कि अब उस टाइम क्या हो रहा था ना कि जैसे कंपनी के पास अब तो बस कॉमर्शियल काम ही बचा है। तो उस टाइम ब्रिटिश में ना, जैसे ब्रिटेन में क्या होने लगा कि वहाँ पे काफ़ी सारी कंपनियाँ थीं, वो भी अब यहाँ आके ट्रेड करना चाहती थी इंडिया में। तो डिमांड उठने लगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब कैसे भी करके अब जो भी, तो उन्होंने अपनी ट्रेड मोनोपोली थी ना वो एक्सटेंड करा ली 20 ईयर्स के लिए। तो यहाँ से एक्सटेंड कर दी जाती है कि नहीं, अभी 20 ईयर्स तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पे ट्रेड करेगी। अब 1793 से आप लोग +20 कर लो, तो ये 1830 तक जाता है, तो यहाँ तक एक्सटेंड कर दी गई, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये है ना कि कमांडर इन चीफ कोई मतलब 5वां मेंबर रहेगा। 4 तो काउंसिल के हो गए और एक गवर्नर जनरल हो गया, तो इनमें से नहीं रहेगा कोई कमांडर इन चीफ। हाँ, तब रहेगा अगर इनमें से किसी को अपॉइंट किया जाता है, नहीं तो वो अलग ही मेंबर रहेगा, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है, ये है कि जो भी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थे ना, तो वो जितने भी मेंबर थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, और जैसे ये लोग का जो आला दर्जा हुआ करते थे, जैसे गवर्नर जनरल भी हुआ करता था, इन लोग को क्या है ना, इन लोग को काफ़ी लग्जूरियस लाइफ दी जाती थी। तो उसमें से जो भी इन लोग को सैलरी दी जाती थी ना, वो जो भी इंडिया के रेवेन्यू से जनरेट होता है, ठीक है, इंडियन से जितना भी रेवेन्यू निकलता है उसी रेवेन्यू से इन्हें सैलरी पे की जाती थी, ठीक है। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, ये आता है। इसने क्या किया, इसने पहले तो ट्रेड मोनोपोली थी जो अभी एक्सटेंड की गई थी यहाँ पे, ठीक है, 1793 में जो एक्सटेंड की गई थी 20 ईयर्स के लिए, इसे एबॉलिश कर देता है। मतलब अब उनकी ट्रेड मोनोपोली नहीं है, अब कोई और भी कंपनी यहाँ आके ट्रेड कर सकती है, कॉमर्शियल चीज़ें खोल दी गई, ओपन कर दी गई। उसके बाद भी कंपनी को टी में, चाय और ट्रेड विथ चाइना, मतलब इसमें मोनोपोली उनकी बनी रही। याद रखिएगा कि टी और ट्रेड विथ चाइना ये अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही था, एबॉलिश करने के बाद भी। मतलब और जो कंपनियां आएंगी वो सारे काम कर सकती हैं सिवाय इन दोनों के, ये दोनों अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही आएगा। और फिर उस बात पे जोर दिया गया, जो दूसरा पॉइंट है इसमें, इस बात पे जोर दिया गया कि ये जो टेरिटरी है इंडिया की, जो भी कंपनी की टेरिटरी है, ये सारी क्या है, ये सब अंडर, मतलब इस पे सोवरेनिटी आती है ब्रिटिश की। मतलब ये तो इन पे सब मतलब इन पे ब्रिटिश क्राउन का ही राज है, मतलब ये सब ब्रिटिश के अंडर ही आते हैं। और जो इसमें तीसरा पॉइंट किया गया, इसमें ना क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया कि वो इंडिया में आए और लोगों को सिखाएं। अब उस टाइम लोग, मतलब इन लोगों को लगता था कि क्रिश्चियन, मतलब जो भी क्रिश्चियन हैं वो मतलब क्या कहते हैं, वो अलग ही मतलब सुपीरियर हैं वो लोग। तो वो उनको क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया कि आप लोग जाके यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार कर सकते हो, मतलब अपने क्रिश्चियन धर्म को बढ़ा सकते हो, ये सब खोल दिया गया। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है ये है ना कि
जो वेस्टर्न एजुकेशन थी इसे स्प्रेड किया गया इंडिया के लोगों में। हालांकि ये आगे चल के जब हम लोग हिस्ट्री करेंगे तो उसमें मैं अच्छे से ये कवर करूँगा कि इससे क्या क्या होता है, मतलब क्या फ़ायदे होते हैं। तो वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाया गया। और जो 5वां पॉइंट है ना इसमें ये क्या गया है ना, लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि वो लोग टैक्स लगा सकते हैं, वहाँ के लोगों को टैक्स लगा सकते हैं और पनिश भी कर सकते हैं। हालांकि खुद ही जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इतना, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो राज कर रही थी, वो खुद ही इतना टैक्स लिया करती थी ना कि अब आदमी से और क्या टैक्स लेना। तो लोकल गवर्नमेंट को भी दे दिया गया कि उस टाइम भी हुआ करते थे, काफ़ी लोकल गवर्नमेंट बना करती थी, तो उन्हें भी ये राइट दे दिया गया कि आप लोग टैक्स लगा सकते हो, अगर कोई नहीं भरता है तो आप लोग पनिश भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब ये एक्ट में क्या था ना, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है, इसका नेम चेंज किया गया। अब इसे उपाधि दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, ये पोस्ट एक दी गई इन्हें, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अब जो भी लेजिस्लेटिव पावर थी ना, जो और भी प्रेसिडेंसी की में लेजिस्लेटिव पावर थी, मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने की, वो सब ना छीन ली गई मद्रास और बॉम्बे लेजिस्लेटिव से, कि आप लोग कोई भी कुछ नहीं बना सकते, उन सब प्रेसिडेंसी से छीन ली गई। अब क्या था ना कि अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर कोई लेजिस्लेटिव या कोई भी कानून बनाता है, ये विलियम बेंटिक उस टाइम जो था, जो भी बैठेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट पे, ये अगर कुछ भी नियम कानून बनाता है ना, तो वो पूरे इंडिया पे लागू होगा, पूरे इंडिया पे, ना कि जस्ट बंगाल पे, क्योंकि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। और इससे पहले जो भी एक्ट आते थे ना, जैसे हमने पढ़ा 70-73 का, 70-84 का, 70-93 का, तो ये सब जो भी थे ना, इन्हें रेगुलेशन कहते थे। पर अब जो आएंगे यहाँ से, अब इन्हें एक्ट कहा जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या किया गया, जो तीसरा पॉइंट है ना, अब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब जो इनके कॉमर्शियल फंक्शन भी थे ना, इसे भी एंड कर दिया गया कि आप लोग अब इतने बड़े हो गए हो कि अब इसके कॉमर्शियल बॉडी भी ख़त्म कर दी गई, और इसको पूरा मतलब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया कि आप लोग बस एडमिनिस्ट्रेट करोगे, हाँ, और जो भी रहेगा, और ये सारी चीज़ें आप लोग इंटरेस्ट ऑफ हिज माइजेस्टी, ठीक है। तो राजे के नाम पे अब ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव काम ये लोग करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इन्होंने ही जीत के दिया था, तो अब इन्हें पूरी तरह से तो अबॉलिश या भगा तो सकते नहीं थे, तो इन्हें इतना दिया गया। अब इसमें जो चौथा पॉइंट था ना, इसमें क्या किया गया कि इसमें इंट्रोड्यूस किया गया कि जो सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है, जो सिविल सर्विस जैसे अभी IAS IPS होते हैं, ठीक है, तो इनके जो एग्ज़ाम होते हैं ना, तो इसमें क्या किया गया कि इनमें अब ना इंडियंस को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 तरह की इनमें मतलब पोस्टें हुआ करती थी, एक थी कॉन्विनेटेड और दूसरी थी नॉन कॉन्विनेटेड, कॉन्विनेंटेड और दूसरी थी नॉन कॉन्विनेंटेड सर्विसेज, ये 2 तरह की सर्विसेज हुआ करती थी, सिविल सर्वेंट को दी जाती थी। तो इसमें कि ये क्या था ना, ये एकदम आला दर्जे के, जैसे IAS हो गया, IPS जो उस टाइम के हुआ करते थे, उनकी ये पोस्ट थी। और जो नॉन कॉन्वेंटेड, ये सब क्लर्क, मतलब उनके नीचे काम करने वाले लोगों के लिए ये सब था। तो ये वो करने की कोशिश की गई, बस उस टाइम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो हुआ करते थे ना, ये इनकी तरफ से बहुत सारे मतलब अपोजिशन आने लगे कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कैसे इन इंडियंस को ऐसी पोस्टों पे बिठा सकते हो। तो उस टाइम ये हो नहीं पाया। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आप लोग बुक में देते रहना, और जो भी पॉइंट लगे कि जैसे हाईलाइट करते चलना, ठीक है। तो ये लास्ट सीरीज़ था चार्टर एक्ट का, मतलब इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आता है, क्योंकि इसके बाद सिपाही मुटिनी हो जाती है, उसके बाद क्राउन अपने अंडर सारी चीज़ें ले लेता है, तो ये लास्ट है, ठीक है। तो ये क्या किया गया ना, जो लेजिस्लेटिव फंक्शन थे और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे, जो गवर्नर जनरल काउंसिल की थी, ठीक है, इन्हें सेपरेट कर दिया गया कि मतलब जो लेजिस्लेटिव विंग होगी वो अलग होगी और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होंगे वो अलग होंगे, ठीक है।
और उसके साथ ही साथ 6 नए मेंबर की बॉडी बनाई गई लेजिस्लेटिव काउंसिलर ऑफ द काउंसिल की, मतलब 6 नए मेंबर बनाए गए उसी में, जैसे 4 थे पहले, अब 6 और आ गए, ठीक है, उन्हें बनाया गया जो कि लेजिस्लेटिव विंग को संभालेंगे। और जो ये बनाई गई ना उसे कहा गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और ये एक तरह से ना मतलब मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट करा करती थी सेम उसी तरह ये काम करा करती थी। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है ना ये है कि जो ओपन कंपटीशन था, ठीक है, उसे अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जो 1833 में मतलब जो अपोजिशन आने की वजह से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की अपोजिशन आने की वजह से जिसे कैंसिल कर दिया गया था, उसमें अब ये ओपन कर दिया गया कॉन्विनेटेड और नॉन कॉन्विनेटेड दोनों सर्विसेज के लिए। जो अब इंडियन भी कॉन्विनेटेड और नॉन कॉन्विनेटेड सर्विसेज के लिए ये कर सकते हैं अप्लाई। और इसको ये एक मैकॉले कमेटी थी, उनके द्वारा ऐसा मतलब रिकमेंड किया गया था, तो ये हुआ, ठीक है, जो अपॉइंट की गई थी 1854 में, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है ना, ये जो कंपनी रूल था, अब ये लोग एक्सटेंड तो किए कि हाँ कंपनी रूल तो रहेगा, मतलब वो पोजीशन जो भी है कंपनी की वो रहेगी इंडियन टेरिटरी पे, ठीक है। बट उन्होंने ना अब कोई टाइमलाइन नहीं डिफाइन की कि मतलब कब तक रहेगी या कब तक चलेगी, कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल रहेगा, ये डिफाइन नहीं किया गया कि अब ब्रिटिश क्राउन जब चाहे तब इनसे सारी चीज़ें वापस ले सकता है या मतलब इन्हें हटा सकता है। तो यहाँ पे एक्सटेंड तो किया गया पर कितने टाइम के लिए टाइमलाइन कोई नहीं बताई गई, ठीक है। और ये जो चौथा पॉइंट है ना इस एक्ट का, 1853 के एक्ट का जो चौथा पॉइंट है, इसमें क्या किया गया ना कि जो 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, तो अब इसमें ये था कि वो सारे लोग बाहर से ही आके मतलब अपॉइंट किए जाते थे, लंदन से या जहाँ से भी ब्रिटेन ये लोग अपॉइंट किए जाते थे, ठीक है। तो ये कहा गया कि आप लोग वहाँ से क्यों ला रहे हो, आप लोग मतलब यहीं से अपॉइंट कर दो। तो उसके लिए ना 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव को रखा गया जो कि अपॉइंट होंगे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की प्रोविंसेस से। इन सारी प्रेसिडेंसियों से 4 लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से कंपनी रूल होता है ख़त्म, ठीक है। जैसे अभी इनमें जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग किया गया काउंसिल के, अब उसी में मतलब ये 4 लोग ऐसे जोड़े गए। अब उसके बाद आता है यहाँ से अब स्टार्ट होगा द क्राउन रूल, ठीक है, द क्राउन रूल। उस टाइम सिपाही म्यूटिनी हो जाती है, आप लोग को याद ही मतलब पढ़े होगे या सुने होगे। तो जो रिवॉल्ट होता है ना 1857 का, उसके बाद से अब जो क्या होता है ना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है कि अब जो भी है, अब ये सारी चीज़ें अब मतलब क्वीन के नाम पे ही रूल की जाएंगी, मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करेगी ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सब बोल के हटाया गया। तो इस एक्ट को ना एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जो गवर्नमेंट, जैसे अब यहाँ से आता है, पहला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। सिपाही मुटनी के बाद काफ़ी क्रांति हो जाती, काफ़ी मार काट मचता है, मतलब लोग भगाने लगते, लोग चिढ़ जाते हैं। मतलब उस टाइम सिपाही मुटनी इसलिए होती है कि उस टाइम कार्टिलेज इंट्रोड्यूस की जाती हैं, जिनमें बोला जाता है कि इसमें मतलब गाय की चर्बी मिली हुई है, सूअर की चर्बी मिली हुई है, जो इनफील्ड राइफल्स होती हैं, तो उनके लिए ये सब करके काफ़ी मतलब सिपाही मुटनी हो गई। उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को एंड करके अब ब्रिटिश क्राउन खुद कंट्रोल लेता है सारा। तो इसमें क्या किया जाता है ना, जो अब जो भी रूल होगा, जो मतलब जो इंडिया में होगा रूल, वो गवर्न होगा हर माइजेस्टी के नाम पे। जो क्वीन होता है, लॉन्ग लिव द किंग, वही वाला हर माइजेस्टी के नाम पे अब रूल करेंगे ये लोग। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, अब उसको वॉइस रॉय ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। मतलब बस नेम ही चेंज हुआ था, बाकी फंक्शन सारे सेम ही थे, हाँ कुछ खास नहीं। और एक और नई बॉडी बनाई गई, और जो फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे ना, ये थे लॉर्ड कैनिंग। अब काहे के लॉर्ड, बट अब लिखा है, पर आप लोग अपनी जब आंसर भी लिखना तो उसमें लॉर्ड कैनिंग ही लिखना, ठीक है। तो इन्हें बनाया गया वॉइस रॉय, जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे ब्रिटिश क्राउन के इन इंडिया में, ठीक है।
और ये बने पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और जो ये क्या हुआ ना, ये एबॉलिश कर देता है जो अब जो होती है ना ड्यूअल गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस होती है, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, तो ये जो सिस्टम था ना इन्हें ख़त्म कर दिया जाता है इस एक्ट से। और इससे एक और नई बॉडी बनाई जाती है, पॉइंट नंबर 3, इसमें एक और नई बॉडी बनाई जाती है जो होती है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा करता था। जैसे उस टाइम पोर्टफोलियो नहीं बांटे जाते थे, जैसे अभी बांटा जाता है होम मिनिस्ट्री किसी को, तो डिफेंस किसी को, तो उसी तरह इंडिया की रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिठाया गया जो मतलब इंडिया के सारे अफेयर को, मतलब सब हर चीज़ जो भी इंडिया में हो रही है सबके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होगा और यही कंट्रोल करेगा सारी चीज़ें, ठीक है। और उसको ना 15 मेंबर की काउंसिल भी दी गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। तो अब इतना बड़ा है इंडिया, तो उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल भी बनाई गई। हाँ, और ये एडवाइजरी बॉडी थी, ठीक है, तो उसको असिस्ट करने के लिए बनाया गया। और ये क्या है ना, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, अब इसमें ना जो भी कुछ इंडिया में हो रहा है जैसे कुछ भी, तो इसको सू भी किया जा सकता था। पॉइंट नंबर 5 है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ना इंडिया पे जो भी चल रहा है उसके बिहाफ पे उसको सू भी किया जा सकता है। तो सारी जिम्मेदारी इसी की होगी। हालांकि फिर लास्ट में मेंशन भी है कि ये सब बस मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी उन्हीं को इम्प्रूव करने के लिए किया गया कि और कंट्रोल बने। हाँ, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं लाए गए जो कि इंडिया की मतलब तरक्की की जा सके, तो उन सब चीज़ों के लिए इसमें कुछ भी था नहीं इस एक्ट में। हाँ, उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आता है, ठीक है। ये वही रिवॉल्ट के वेक में आता है, तो कुछ चीज़ें इन्हें चेंज करनी होती हैं कि अब ये लोग कुछ चीज़ें चेंज करें ताकि मतलब ये अब ऐसा रिवॉल्ट आगे ना हो पाए, तो इसलिए ये चीज़ें लाई जाती है, ठीक है। इस एक्ट में क्या फीचर्स ऐड किए गए ना कि जो भी मतलब इंडियन थे, जो अब इन्होंने क्या सोचा ना कि कुछ इंडियंस को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में मतलब लाया जाए, ताकि इंडियंस को लगे कि हाँ मतलब हम भी तो लॉ मेकिंग प्रोसेस में काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया ना, जो वाइसरॉय कुछ इंडियंस को अपनी काउंसिल में मतलब नॉमिनेट कर सकता था लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने के लिए उन्हें, और काउंसिल को एक्सपैंड भी किया गया, ठीक है। तो उसमें कुछ शामिल हुए। तो उस टाइम लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में बनाया, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ऐड किया उन्हें। तो जिनमें से थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इन तीनों लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में मतलब क्या कहते हैं, हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया गया, नॉमिनेट किया गया। ये नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, ठीक है। और यहाँ से शुरू होता है ना डिसेंट्रलाइजेशन, जो अभी मतलब 73 से जो सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी हुई थी ना, अब यहाँ से डिसेंट्रलाइज होता है। तो उसके बाद से ना जो मद्रास प्रेसिडेंसी होती है, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती है, इनके जो लेजिस्लेटिव पावर होते हैं ना, इन्हें रिस्टोर कर दिया जाता है कि आप लोग अब यहाँ से अपने खुद के बना सकते हो, आप लोग नियम बना के कर सकते हो। तो जो पहले सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी से वर्क करता था, अब यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और जो पॉइंट नंबर 3 है, इसमें क्या किया गया ना कि कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए, पंजाब के लिए, तो इन और बंगाल के लिए। तो यहाँ पे कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, क्योंकि पहले तो एक ही काउंसिल थी जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। मैं क्या लिख रहा हूँ, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो मैंने बताया, ठीक है, जो उस एक्ट में आई थी, क्या कहते हैं 1853 के एक्ट में आई थी। हाँ, तो यहाँ से अब सारे प्रेसिडेंसी को उनकी खुद की लेजिस्लेटिव काउंसिल दे दी गई, ठीक है। और चौथा पॉइंट ये है कि जो वॉइस रॉय होता है ना, अब ये मतलब कुछ भी जैसे बिजनेस, जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस होता है काउंसिल का, उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए ना ये और भी रूल्स और ऑर्डर बना सकता है, ठीक है। और यहाँ से ना मतलब पोर्टफोलियो का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के, जो मैंने अभी बताया कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जैसे डिफेंस और होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, ये सब होता है, तो यहाँ से इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। और इसमें 5वां पॉइंट क्या है कि ये मतलब एम्पावर किया ना वाइस रॉय को कि ये ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं, मतलब बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछे हुए। ये मतलब जो जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल ही एक्ट बनाएगी वही लागू होगा, तो ये ऐसा नहीं है कि वो ही एक्ट बनाएंगे तभी होगा, नहीं, वाइस रॉय भी अपने ऑर्डिनेंस ला सकता है।
और इस ऑर्डिनेंस की जो जैसे अभी भी प्रेसिडेंट्स अपने ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, गवर्नर अपना ऑर्डिनेंस ला सकता है 6 महीने के लिए, तो सेम ही है इसमें भी। उस ऑर्डिनेंस की मतलब लाइफ 6 महीने ही हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब ये क्या होता है ना, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो कि अभी इससे पहले वाले एक्ट में हमने पढ़ा कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी ऐड किया गया, जैसे जिनमें थे राजा ऑफ बेनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, ये लोग थे ना, तो उन्हीं मेंबर को ना और बढ़ाया गया। पर उसके बाद भी जो ऑफिशियल, जैसे ये तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, उसके बाद भी क्या हुआ ना, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे ये कम थे, ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी रखी गई, ठीक है। उसके बाद जो क्या दूसरा पॉइंट है इसमें कि जो फंक्शन थे ना, मतलब उस टाइम क्या किया गया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना 1892 में, तो अब ये लोग क्या है, ये लोग बजट पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ये लोग बजट पे डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव से। तो पहले नहीं पूछ सकते थे, जैसे इन सब जो भी आपने पहले एक्ट में देखा, इसमें अगर बजट इंट्रोड्यूस होता है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। अब इसमें क्या है, इसमें वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो तीसरा पॉइंट है ये है कि इसमें ना जो भी, अब इसमें से क्या है, जो मतलब लेजिस्लेटिव मेंबर में जिसमें जो नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी मतलब बढ़ाया गया, उसमें ये लोग नॉमिनेट कर सकते हैं। तो उसमें से जैसे वॉइस रॉय के द्वारा भी रिकमेंड किया जा सकता है कोई भी प्रोविंस के, या मतलब बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी आ सकते हैं लोग, और जो भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ठीक गवर्नर रिकमेंड कर सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी लोग मतलब नॉमिनेट कर सकते हैं कि ये लोग जा सकते हैं, ये लोग मतलब इनके बिहाफ मतलब लोगों के मतलब ये लोग नॉमिनेट कर सकते हैं, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो ये एक तरह से ना इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो इंडिया में मतलब इंट्रोड्यूस किया गया, कि एक तरह का अब नॉमिनेट कर सकते हैं लोग, मतलब यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लोग आ रहे हैं, तो ये लोग नॉमिनेट कर रहे हैं, तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद आता है 1909, ठीक है। अब यहाँ से मतलब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से ना पूरी पॉलिटी बदलती है, और जो भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो यहाँ से बनते ही बनते हैं। 1909 के, 1919 के और 1935 के एक्ट से यहाँ से मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं, हमेशा आते हैं, हर मतलब जब भी आप यूपीएससी का पेपर देखोगे यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसे जो 90 एक्ट है, इसे मॉर्ले और मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी थे, और मिंटो जो थे वो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड मिंटो। तो इन्होंने क्या किया ना, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, इसकी साइज़ और इंक्रीज़ की, मतलब सेंटर पे भी प्रोविंशियल पे भी, और इंट्रोड्यूस की। जो नंबर थे ना, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नंबर थे वो उनको बढ़ा के 16 से 60 कर दिया गया, ठीक है। और प्रोविंस में भी, प्रोविंस में ये नंबर यूनिफॉर्म नहीं थे, क्योंकि कोई भी प्रोविंस छोटी बड़ी दोनों हुआ करती है, ठीक है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे मतलब लोग, विधानसभा में बहुत सारी सीटें 400 कुछ हैं, ठीक है, और वही छोटा स्टेट जैसे दिल्ली हुआ तो वहाँ कमी है, तो इस तरह से प्रोविंसेस में यूनिफॉर्म नहीं थी, ठीक है। उसके जो दूसरा वाला पॉइंट है, उसके बाद भी जो क्या था ना, जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, हाँ, उन्हें मेंटेन किया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंटेन किया गया, ठीक है। बट नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी को मतलब वो लोग रह सकते हैं, मतलब प्रोविंशन में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो सकती है, बट सेंटर में नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है ना, ये मतलब अब इसमें क्या किया गया, जैसे उसमें 1892 में क्या था ना, जो बजट पे डिस्कस कर सकते थे, मतलब क्वेश्चन आस्क कर सकते थे, तो उसमें ये था कि वो डिस्कस किए, उन्होंने पूछा, हट गए, ठीक है। अब उसके बाद में एक काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे ना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कर सकते थे लोग। जो तीसरा पॉइंट है इसमें क्या है ना, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते, जैसे उन्होंने बजट इंट्रोड्यूस किया एग्जीक्यूटिव ने, तो लेजिस्लेटिव ने उनसे कुछ पूछा, फिर उनको जवाब मिला। अब उसके बाद पहले क्या था, बस उन्होंने किया, इतना डिस्कस किया, ख़त्म। अब ये लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है ना, ये क्या हुआ, तो उसमें क्या हुआ ना, इसमें पहली बार किसी मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ना किसी इंडियन को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब किसी इंडियन को बना लिया गया, और वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। जैसे एग्जीक्यूटिव में बनने बताया ना, पोर्टफोलियो बांटे जाते थे, तो इन्हें ऐड किया गया, सत्येंद्र नाथ सिन्हा को, और इन्हें दिया गया ना लॉ मेंबर, एज ए लॉ मेंबर इन्हें अपॉइंट किया गया। और यहीं से शुरुआत होती है
कम्युनलिज्म की, ठीक है। क्योंकि मिंटो जो थे ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुस्लिमों को रिप्रेजेंट दिया, इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया कि जैसे उस टाइम के, अब जब भी कोई मुस्लिम मेंबर अगर इलेक्ट होता है तो उसके लिए वोट भी मुस्लिम लोग ही डालेंगे। तो यहाँ से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू होता है, यहाँ से ही सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है और यहीं से कम्युनलाइजेशन होता है और यहीं से समझिए कि देश लोग बंटना स्टार्ट हो जाते हैं इंडिया के, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो है ना, इसे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। हाँ, और ये क्या है, और जो छठा पॉइंट है ना, इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ कॉरपोरेशन चेंबर। अब इन्हें भी ना, इन्हें भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, जैसे अभी मुस्लिमों को दिया गया, अब उसी के बाद इन्हें भी दे दिया गया। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ये आता है। आप लोग बुक खोल के रखना, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा नहीं, ये तो मैं बस पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, तो आप लोग बुक में ही ध्यान दो, आप लोग बुक खोल के पढ़ोगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। वैसा कुछ इसमें पॉलिटी है, हाँ ठीक है, आप लोग अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा टफ लग रहा होगा, लैंग्वेज बुक की, बाकी मैं तो आपको ईजी लैंग्वेज में ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया ना, ये मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के भी नाम से जाना जाता है। जो ये 19 है, ये मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी है, ठीक है। जो एक्ट ऑफ 1990 है, तो इसे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। और इसने क्या किया ना, इसके जो फीचर्स थे उन्हें थोड़ा रिलैक्स किया गया। जो सेंट्रल का कंट्रोल होता था ना प्रोविंस पे, कि प्रोविंस सब्जेक्टों पे जो भी कंट्रोल हुआ करता था, उन्हें थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। और उन्हें द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटर वर अथोराइज टू मेक लॉ ऑन देयर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट लिस्ट। तो यहाँ से क्या किया गया ना, यहाँ से एक तरह की ना डायआर्की इंट्रोड्यूस की गई। यहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे 2 सब्जेक्ट बनाए गए। अब इनमें क्या था ना कि स्टेट वाले अपने चीज़ें कर सकते हैं और सेंटर अपनी चीज़ें कर सकता है, तो यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट डिवाइड किए गए। हाँ, और उसके बाद भी जो प्रोविंस में जो सब्जेक्ट थे उन्हें भी डिवाइड किया गया। कुछ ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे और कुछ रिजर्व सब्जेक्ट। अब जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे, तो वहाँ पे जो भी मिनिस्टर चुन के आ रहा है, ठीक है, तो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट पे तो ये लोग अपने रूल और रेगुलेशन बना सकते हैं कि कैसे काम होगा, किस तरह से चलेगा। और ये ना रिस्पॉन्सिबल होते थे मिनिस्टर, ठीक है। तो अगर उनमें इनको हटाया भी जा सकता है, अगर ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में ये लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो इन्हें हटाया भी जा सकता है। और जो रिज़र्व सब्जेक्ट थे, अलग जो दूसरे सब्जेक्ट बनाए गए, जो रिज़र्व सब्जेक्ट थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव किए जाते थे गवर्नर से एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। और ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, क्योंकि वोट होता था तो उन्हीं में से चुन के कुछ लोग मिनिस्टर बनते थे, ठीक है। और वो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल थे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट को लेके। तो अगर वो लोग उस पर अच्छा काम नहीं करते तो लेजिस्लेटिव काउंसिल उन्हें क्या कहते हैं, हटा सकती है, उन्हें निकाला जा सकता है। और इस कॉन्सेप्ट को कहा गया ना डायआर्की, ड्यूअल रूल, जैसे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। और यहीं से इंट्रोड्यूस किया बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, और डायरेक्ट इलेक्शन भी यहीं से इंट्रोड्यूस किए। याद रखिएगा कि डायरेक्ट इलेक्शन यहीं से इंट्रोड्यूस होते हैं इंडिया में 1990 एक्ट से। डायरेक्ट इलेक्शन और बाई कैमरलिज्म, जैसे विधानसभा, विधान परिषद होता है, लोकसभा, राज्यसभा, तो यहाँ से ही बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, अब वहाँ पे बाई कैमरलिज्म आ गया था। उसमें जैसे है राज्यसभा है अपर हाउस और लोकसभा है लोअर हाउस, सेम उसी तरह अपर हाउस और लोअर हाउस का उस टाइम किया गया। और जो मेजोरिटी थी मेंबर की, उनमें दोनों में जो भी मेजोरिटी आएगी वो ज़्यादातर चूज़ करके ही आएगी। नॉमिनेटेड मेंबर कम रहेंगे और जो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज़ किए जाएंगे वो मेंबर ज़्यादा होंगे। जो चौथा पॉइंट है ना, इसमें क्या कहा गया कि जो ये 6 मेंबर बॉडी दी गई है वॉइस रॉय को, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, अब इनमें ना 3 लोग इंडियन होंगे, ठीक है, पर कमांडर एंड चीफ इंडियन नहीं होगा। जैसे तो एक वॉइस रॉय और कमांडर इन चीफ जो मिलिट्री को रहता है, ठीक है, जो मिलिट्री को कंट्रोल करता है। तो इन दोनों पोस्ट को छोड़ के जो और
पोस्टें होंगी उनमें से 3 इंडियन हो सकते हैं, मतलब 3 इंडियन होंगे, ठीक है। और ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था ना, जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1909 में दिए गए मुस्लिमों को, अब यहाँ ना और लोगों को दिया गया, जिनमें थे मतलब सिखों को दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन को दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दिया गया, इन्हें भी अब सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, ठीक है। और इसके बाद से ना लोगों को फ्रेंचाइज भी दी गई। फ्रेंचाइज बोले तो वोट देने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को दिया गया, उनके मतलब प्रॉपर्टी के बेसिस पे, टैक्स के बेसिस पे या एजुकेशन के बेसिस पे उन्हें मतलब वोट देने का अधिकार भी दिया गया। और यहाँ पे ना एक नई बॉडी बनाई गई, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि लंदन में बनी। हाँ, तो ये मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर ही काम करती थी, तो उसी में एक बॉडी बनाई गई, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि लंदन में बनी, ठीक है। उसके बाद क्या है ना कि ये अब जो ये यूपीएससी है, ठीक है, जो आप लोग जिसका एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, 8वां पॉइंट वहीं से है। तो यहाँ पे एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, जो कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है। इसे सेटअप किया गया 1926 में, तो ये यूपीएससी ही है। हाँ, यूपीएससी को सेटअप किया गया, जो अभी आज की यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ सेटअप कर दिया गया। और पहली बार जो भी प्रोविंशियल बजट थे ना, अब क्या हुआ, जो 9वां पॉइंट है, अब जो पहले क्या होता था कि एक ही बजट इंट्रोड्यूस होता था, वो पूरे इंडिया पे लगता था। पर अब यहाँ से क्या है ना कि मतलब प्रोविंसेस अपना बजट खुद ला सकती हैं, सेंट्रल अपना बजट लाएगा, ठीक है। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटर अपने बजट बना सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। कमीशन, और इसमें इस एक्ट में ना एक चीज़ और भी मेंशन की गई कि इस एक्ट के आने के 10 साल बाद या 10 साल के अंदर, ठीक है, एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा, जो कि फर्दर रेगुलेशन या जो भी एक्ट है इस पे देखेगा कि कैसे काम कर रहे हैं और क्या चीज़ें और भी की जा सकती हैं ताकि इम्प्रूव हो सके एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो वो जो कमीशन बना ना, उसे कहते हैं साइमन कमीशन, जो कि आता है 1927 में आता है, ठीक है। इसे 2 साल पहले अपॉइंट कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से ना पूरे देश में हड़ताल होती है, पूरे देश में प्रोटेक्शन होते हैं कि एक तो इसे 2 साल पहले ला दिया गया इस कमीशन को, ऊपर से ये क्या था ना, ये 7 मेंबर की मतलब ऑल वाइट मैन थे, मतलब इसमें कोई इंडियन था ही नहीं। तो इंडियंस का ये आक्रोश था ना कि आप हमारे लिए एक्ट ला रहे हो पर हम ही से नहीं पूछ रहे हो, तो आप लोग क्या एक्ट ला रहे हो। तो इस साइमन कमीशन को ना हर लेवल पे बॉयकॉट किया गया कि नहीं, मतलब हम लोग इससे बात ही नहीं करेंगे, और इंडियंस कोई भी इन्हें कुछ मतलब कोई भी रिफॉर्म ये लोग ला ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये सब किया गया। उसके बाद जो है ना, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, अब देख लीजिए, कम्युनल अवार्ड देते हैं, ठीक है। कम्युनल अवार्ड ये कोई अवार्ड नहीं है, एक्चुअली ये वही है जो अभी जैसे मुस्लिम को बांट रहे थे, ठीक है। तो उसी तरह और भी कम्युनल अवार्ड जो थे ना, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम था वहाँ का, इंग्लैंड का, लंदन का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर, तो उसने ना कम्युनल अवार्ड दे दिए माइनॉरिटीज़ को भी। हम लोग जब ये क्या कहते हैं, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तो ये सब सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आएंगी, तब मैं इसे अच्छे से कवर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी को भी दे दिया गया। तो इससे क्या हुआ ना, जो डिप्रेस क्लासों को जो दिया गया, इससे ना गांधी जी उनको बहुत हर्ट हुआ कि मतलब कैसे आप, मतलब उनको ये था ना कि आप ये करके ना आप हिंदुओं को बांट दोगे। तो वो ना अनशन पे चले जाते हैं कि मैं मतलब फास्ट ऑन टू डेथ कर दूंगा, मतलब मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। यरवदा जेल में थे उस टाइम। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो इसके चलते ना जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होते हैं, उन्होंने पूना पैक्ट साइन किए गांधी जी के साथ, क्योंकि वो वही डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे। जब ये सारी चीज़ें होती, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती रहती, तो उन्होंने यही सब चीज़ें उसमें मांगी थी, जो कि मान लिया जाता है। और इन्होंने, जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, ये साइमन कमीशन को भी यही चीज़ें बताते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ठीक है। तो पूना पैक्ट साइन होता है, भीमराव अम्बेडकर जी पूना पैक्ट साइन करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस क्लास, जिसके बाद से ये सेपरेट इलेक्टोरेट ये ख़त्म होकर जॉइंट इलेक्टोरेट हो जाता है, कि मतलब हिंदू में जो भी डिप्रेस क्लासेस हैं वो सब एक हैं, वो अलग नहीं है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, ठीक है।
ये आता है। अब ये ना सबसे बड़ा एक्ट था, ठीक है, जब मतलब पूरे इंडिया, मतलब जब ये ब्रिटिशर का ना इंडिया में सबसे बड़ा एक्ट था, और कोई भी कॉलोनी में सबसे आने वाला ना सबसे बड़ा एक्ट यही था। तो इसमें क्या है ना, अब इसमें क्या किया गया, जो अब मैं बताता हूँ एक एक फीचर्स में लाइन वाइज बताता हूँ, हालांकि मैं मतलब काफ़ी एक्साइटेड हो जा रहा हूँ, तो मैं चीज़ें आपको इधर से उधर जो चीज़ें मेरे माइंड में पहले आ रही मैं वही बताने लग रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। तो इसमें क्या किया गया ना, जो भी मतलब एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का किया गया कि जो भी प्रिंसली स्टेट हैं या भी जो भी प्रोविंसेस हैं इनका मिला के ना एक मतलब एक क्या कहते हैं, एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। तो उसमें प्रिंसली स्टेट क्यों आएगा भाई, जब आदमी वहाँ पे खुद ही राज कर रहा है तो वो आके क्यों मतलब किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बनना चाहेगा जब उससे सारी पावर छीन ले जाएंगी। तो ये सब क्या हुआ ना, ये कभी हो नहीं पाया। तो ये पॉइंट ठीक है, मतलब आप लोग बस पढ़ लो कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का था जो बन नहीं पाया। और इसमें क्या हुआ ना कि जो फेडरल लिस्ट हैं, जैसे अभी भी हैं जो जैसे सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें भी सब्जेक्ट को बांटा गया। तो उसमें से कुछ सेंट्रल लिस्ट में 59 आइटम आए, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम आए, जो कॉन्करेंट में जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी। पहले मैं ये अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे शेड्यूल 7 में ना, हमारे इंडिया के शेड्यूल 7 में इसमें ये आता है जैसे कि सब्जेक्ट डिवाइडेड होते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं। तो वही है ये सारी चीज़ें। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी आइटम आते हैं उनमें दोनों कानून बना सकते हैं। और उसके बाद रेसिडरी पावर, और रेसिडरी पावर ये वो चीज़ें होती हैं जो तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं होती हैं। तो रेसिडरी पावर क्या है ना, उस टाइम वॉइस रॉय के हाथ में थी। हालांकि अभी तो रेसिडरी पावर समझिए कि क्या कहते हैं, सेंटर के पास है, इंडिया से रिलेट करके अगर पढ़ें। और इसने क्या किया ना, जो डायरकी का सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में, पॉइंट नंबर 2 बता रहा हूँ, जो डायरकी का सिस्टम जैसे उसमें सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था ना, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, तो ये जो सिस्टम था इसे मतलब एबॉलिश कर दिया गया कि कोई डायरकी नहीं है, और प्रोविंस को पूरी ऑटोनॉमी दे दी गई कि आप लोग जैसे मन करें आप लोग राज करो, सारे सब्जेक्ट पे आप लोग पूरी तरह से काम कर सकते हो। और उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ आता है ना, जो डायरकी थी जो प्रोविंस में अभी इंट्रोड्यूस की गई थी, अब उसे ना सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, डायरकी, ठीक है। हालांकि ये कभी ऑपरेट नहीं हो पाया क्योंकि ये कभी काम में ही नहीं आया। और इसमें क्या किया गया, जो चौथा पॉइंट है ना, इसमें ना बाई कैमरलिज्म, जो 11 प्रोविंसेस हुआ करती थी इंडिया में, जो समझिए 11 प्रोविंसेस का मतलब 11 स्टेट जो उस टाइम इंडिया में हुआ करती थी, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, वहाँ पे ना बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जैसे अभी भी है इंडिया में, जैसे उत्तर प्रदेश के पास विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, हाँ, सेम उसी तरह महाराष्ट्र के भी पास है, हाँ, और क्या कहते हैं, कर्नाटका के पास है। तो पॉइंट नंबर 4 ये है ना कि बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंसेस लेवल पे। तो वहाँ पे जैसे स्टेट में विधानसभा विधान परिषद होती है, सेम इसी तरह उस टाइम जो 11 प्रोविंसेस हुआ करती थी उनमें से 6 को ऐसा दिया गया है, अपर हाउस लोअर हाउस, विधानसभा विधान परिषद बनाया गया, ठीक है। और जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसे और बढ़ाया गया। अब ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था ना, ये डिप्रेस क्लास को भी दे दिया गया, वुमेन को भी दे दिया गया, और जो लेबर क्लास थी उसे भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। मतलब देखिए ये लोग देश को इतना बांटना चाह रहे हैं कि इन्होंने मतलब यहीं से जो आप लोग अभी देखते हो ना जो रिजर्वेशन चल रहा है, ये सब यहीं से आया हुआ है, ठीक है। और छठा पॉइंट ये है ना कि जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी ना, जो मतलब जो इसको असिस्ट करती थी वॉइस रॉय को, अब इसे ना एबॉलिश कर दिया गया और उन्हें ना एक टीम मतलब एक एडवाइज़र दे दिया गया कुछ टीम की। और सातवां पॉइंट ये है कि जो फ्रेंचाइज थी ना, जो फ्रेंचाइज का मतलब जो नंबर ऑफ़ पीपल जो वोट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे पहले क्या था ना, पहले 1% थी, हाँ, जो 1919 में जो 1% पे वोट हुए थे, अब इसे बढ़ा करके ना अब 10%, मतलब इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के 10% लोग अब ये लोग वोट कर सकते थे, हाँ। और आठवां पॉइंट ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यहीं से इस्टेब्लिश किया गया, यहीं से नींव रखी गई, ठीक है।
और जो 8वां पॉइंट ये है कि उस टाइम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। मतलब जो अभी के हैं तो यूपीएससी समझ लीजिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन समझ लीजिए और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन समझ लीजिए। तो इसी एक्ट से ये इस्टेब्लिश हुए। उसके बाद जो फेडरल कोर्ट है इसे भी इस्टेब्लिश किया गया और यही फेडरल कोर्ट जब हमारा भारत आज़ाद होगा तो यही सुप्रीम कोर्ट बनेगी। हालांकि फेडरल कोर्ट के पास मतलब क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है अभी के, हाँ, फेडरल कोर्ट के पास इतना कुछ नहीं हुआ करता था। उसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 यहाँ से आता है। तो काफ़ी सारी लड़ाइयों के बाद अब जो प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट इटली होते हैं ना, वो डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में ख़त्म हो जाएगा 30 जून 1948 के। तो ये अब ट्रांसफ़र ना, मतलब पावर जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते थे इंडियन को। अब जैसे ना ब्रिटिशर छोड़ के जाना चाहते थे इंडिया को। अब ये लोग ऐसे ही छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, बहुत सारी चीज़ें हुई जिनसे ये मजबूर हुए छोड़ के जाने को। ये लोग छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो सब हम लोग हिस्ट्री में कवर करेंगे। अभी तो यहाँ पॉलिटी कर रहे हैं तो हम लोग पॉलिटी, जब जो बुक है लक्ष्मीकांत की, मैं उसी के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। तो उस टाइम ना, अब जैसे मुस्लिम लोग क्या होता था ना, ये लोग जो मुस्लिम लीग थी ये ना पार्टीशन की डिमांड कर रही थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, ऐसा कुछ, हाँ। तो इन्हें वो सब देने के लिए तो उस टाइम में 2 कॉन्स्टिट्यूट असेंबलियाँ बनाई गई जो कि अलग अलग अपने कानून फ्रेम करेंगे, ठीक है। और उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन को क्या हुआ ना, माउंटबेटन को वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया। अब इन्हें थोड़ी और पावर दी गई। हालांकि वाइसरॉय तब भी पावरफुल थे, पर इन्हें ये था ना कि ये ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकते हैं। तो अब जो ये जो पार्टीशन था, इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो उसे माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये इमीडिएट इफेक्ट में आया ताकि दोनों देशों को आज़ादी दी जा सके, हाँ, और मतलब ब्रिटिश रूल ख़त्म हो। अब इसके फीचर्स क्या हैं कि ये जो है ये मतलब इससे ना इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 से इससे क्या हुआ ना, ब्रिटिश रूल एक तो ख़त्म हो गया। अब जो भी मतलब जब अब इस देश ना आज़ाद हो गया, अब इस पर ब्रिटिश का कोई कंट्रोल नहीं था। और ये पार्टीशन प्रोवाइड किया गया, तो इंडिया बना, पाकिस्तान बना, ठीक है। और ये वॉइसरॉय के ऑफिस को भी अबॉलिश कर दिया, मतलब अब कोई भी वॉइसरॉय जैसा कोई ऑफिस नहीं है, उसे अबॉलिश कर दिया, ठीक है। और गवर्नर जनरल प्रोवाइड किया गया, मतलब दोनों क्या कहते हैं, दोनों देशों को, ताकि मतलब अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके, जो कि ब्रिटिश किंग द्वारा ही अपॉइंट होगा, पर उसके लिए एडवाइस करेगी कैबिनेट, जो भी उस टाइम की कैबिनेट होगी। जैसे इंडिया में कैबिनेट बनाई जाती है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है, तो वो लोग रिकमेंड करेंगे कि आप इन्हें गवर्नर जनरल बनाओ। तो हालांकि ये सोचा गया था कि माउंटबेटन ये सोच रहे थे कि दोनों के लिए मतलब वो सेमी गवर्नर जनरल बनेंगे, ताकि मतलब अच्छे से पार्टीशन हो पाए। मतलब एक जो की थी वो प्रोवाइड कर सकते थे, एक ब्रिज बना सकते थे। पर पाकिस्तान में क्या हुआ ना, जिन्ना बन गया कि जिन्ना बोला नहीं, मैं खुद ही गवर्नर जनरल बनूंगा, मुझे मतलब इन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया, बहुत लोग मारे गए इसकी वजह से ही, ठीक है। और जो ये है ना, 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, ठीक है। तो वो दोनों देशों के लिए, जो पाकिस्तान बन रहा था, इंडिया बन रहा था, उनके लिए। तो अब इनमें क्या किया गया ना कि ये लोग कोई भी एक्ट, रेजुलेशन अडॉप्ट कर सकते हैं या रिपील कर सकते हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लगाया हुआ था। तो ये लोग सब कोई भी एक्ट लगा भी सकते हैं खुद पे। जैसे मैंने बताया ना कि जब हमारा एक्ट बनेगा तो काफ़ी सारी चीज़ें 1935 से 1999 से यहाँ से उठाई गई हैं, ज़्यादातर 35 से ही ली गई हैं काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ से जो 5वां पॉइंट है ना, ये कहता है कि अब इसके बाद से जो भी मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट पास होता है तो वो लागू नहीं होता है इंडिया में। अब हालांकि जब रूल ही ख़त्म हो गया तो वो कहाँ से लागू होगा। और इसने ना एबॉलिश कर दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, पावर ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। ये सब हुआ। इसके बाद से इन्होंने ये बोला ना कि ब्रिटिश के जाते ही जो इंडियन प्रिंसली स्टेट हैं वो मतलब अब उनको क्या था, या तो आइदर वो खुद को मतलब वो तो या तो
इंडिया ज्वाइन कर सकते थे या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते थे या इंडिपेंडेंट रह सकते थे। अब उसी के कारण जो कश्मीर के राजा थे, ठीक है, राजा हरी थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, और काफ़ी सारी प्रिंसली स्टेट इंडिया से जुड़ चुकी थी या पाकिस्तान से जुड़ चुकी थी, ठीक है। 9वां पॉइंट है कि इट प्रोवाइड गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ डोमिनियंस प्रोविंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्होंने मतलब जो 9वां पॉइंट है ये कहता है ना कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कोई भी एक्ट बना नहीं लेती तब तक जो भी दोनों डोमिनियन हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। जब तक कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है तब तक यही सारे एक्ट काम में रहेंगे। और ये जो ब्रिटिश मोनार्च था तो वीटो कर सकता था बिल को, अब ये भी हटा दिया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल जो क्या था इसको फुल एसेंट दे सकता है कि किसी मतलब जो गवर्नर जनरल बनेगा वो एसेंट अपने से ही दे सकता है। जैसे कैबिनेट ने कोई रूल बनाया, अब किसी भी मतलब रेगुलेशन को एक्ट बनने के लिए साइन लगता है जैसे प्रेसिडेंट्स का, तो ऐसे ही जब तक वो गवर्नर जनरल का साइन नहीं लगेगा वो एक्ट नहीं बनेगा, तो वो कर सकता था। अब उसके लिए अब उसको मोनार्च के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वीटो नहीं कर सकते, ठीक है। और जो इंग्लैंड के जो किंग थे जिन पे एक एम्पेरर ऑफ इंडिया का टाइटल था ना, ये टाइटल भी हटा दिया गया कि अब वो राजा नहीं है इंडिया के, ठीक है। और जो भी सर्विसेज जो फॉरेनर थे ना सिविल सर्विसेज पे, क्योंकि वही लोग तो आते थे मतलब इंडिया में डीएम बन के, कलेक्टर बन के वही लोग रहते थे, तो जो भी फॉरेनर थे ना वो लोग अब कंटिन्यू नहीं कर सकते, उन लोग को हटा दिया गया, मतलब वो लोग अब वापस चले जाएं। हाँ, पर जो इंडियन थे जो एग्ज़ाम दे के पास होके आते, जो इंडियन कलेक्टर थे, जो डीएम थे, वो लोग कंटिन्यू करेंगे और सेम चीज़ के लिए इंटाइटल रहेंगे। मतलब जो भी उनको सर्विसेज पहले ज्वाइन करने से पहले जो भी चीज़ें थी जैसे सैलरी हो गई या जो भी, तो उनको सारी चीज़ें ऐसे ही दी जाएंगी। इसके बाद ही मतलब इसमें एक मेंशन है कि 14 को पाकिस्तान बन गया, उन्हें आज़ादी मिल गई, 15 अगस्त को भारत बन गया, ठीक है। और जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, इंडिया मतलब न्यू इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, यही सब चीज़ें हैं हाला बस। तो दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म होता है। हालांकि मैं काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा अभी मेरी पहली वीडियो है तो आप भी लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करना, मे भी हो सके थोड़ी चीज़ें कम ही रह गई हो, तो अगर कुछ कम लगता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में मेंशन करना, मैं उस पर ध्यान दूंगा। हाँ, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसा कुछ भी सजेशन है तो वो ज़रूर मुझे बताएं। थैंक